ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर में चोरियों की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। इन बढ़ती चोरियों पर क्राइम मीटिंग में पुलिस कप्तान भी नाराजगी जता चुके हैं। सर्द भरी रातों में चोर चुस्त हैं, जो सुस्त पुलिस को चुनौती दे रहा है। मंगलवार बुधवार के दरमियानी रात चोरों ने डीडी नगर से कुछ ही दूरी पर डोंगरे नगर में पटवारी के सोने मकान को अपना निशाना बनाकर अपने मंसूबे पूरे कर लिए। चोरों ने मकान के ताले का नकूशा और खिड़की तोड़कर मकान में घुसे। चोरों ने बोधी स्कूल वाली मुख्य सड़क पर रहने वाले पटवारी वीरेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी के घर लाखों रुपए की चोरी कर ली। वारदात के लिए चोरों ने 2 मंजिला मकान की पूरी तलाशी लेकर अलमारी, पलंग, पेटी, डबल बेड को खोलकर सामान बिखेर दिया। दरअसल पटवारी सोलंकी परिवार सहित झाबुआ परिवार में आयोजित शादी में गए थे। सुबह सूचना मिलने पर रतलाम आए और घर देखा तो पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। चोर 5 लाख रुपए नकदी, करीब 20 तोला सोने के आभूषण सहित अन्य सामान ले गए, जिसकी जांच की जा रही है। पटवारी वीरेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी ने अंबर टाइम्स को बताया, हम लोग शादी में गए थे, झाबुआ बिटिया की शादी थी, तो वहाँ से अभी सुबह मैसेज आया 12-13। हम लोग काफ़ी टाइम से गए थे, 8-9 तारीख से चले गए थे। आना जाना चल रहा था शादी ब्याह में, तो कैश आना जाना लेना देना चल रहा था। कितने की कुछ चोरी वगैरह हुई है? कितना गोल्ड? अभी कुछ अनुमानित लगाना मुश्किल है, बाकी 5 लाख तो कैश रखे थे बेटे की, वो पीछे वो छोटे भाई ने दिए थे सोनी जी को देने के लिए, सोनार को देने के लिए। वो नहीं है और गोल्ड नहीं है, गोल्ड छोटा मोटा गोल्ड रखा था। कितना गोल्ड क्या होगा? 10-20 तोले के आसपास गोल्ड पड़ा ही होता है। छोटे मोटे आइटम तो रहती है ना, अंगूठिया वगैरह सब पहन की जाती है, महिलाओं की, बच्चों की, सबकी पड़ी थी। शहर की अस्त व्यस्त यातायात व्यवस्था विस्तारित शहर की सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बन गई। शहर की सबसे बड़ी जीवन रेखा सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था ही मानी जाती है। इन दोनों ही व्यवस्थाओं में जिम्मेदार नाकाम है। अतिक्रमण, पार्किंग व्यवस्था, कभी भी सड़कों पर जाम लगना शहर की यातायात व्यवस्था को पंगु ही साबित करता है। यातायात व्यवस्था सुधार के जब भी प्रयास किए जाते हैं, तब ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालानी वसूली में जुट जाती है। सुचारू यातायात के लिए पुलिस शहर में सिग्नल तक का रखरखाव नहीं कर पाई और सड़कों पर जब अतिक्रमण की बात होती है, तब निगम को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। यातायात सप्ताह की सुगबुगाहट शुरू होते ही यातायात पुलिस के ट्रैफिक रूल्स जीवित हो जाते हैं, जो सिर्फ चालानी वसूली पर जाकर अटक जाते हैं। जबकि सड़क हादसों में होने वाली मौतों में यातायात पुलिस की भी भूमिका तय होनी चाहिए। शहर के समाज सेवी और प्रतिष्ठित कारोबारी गुस्ताद अंकलेसरिया बताते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरे हिसाब से शायद और किसी भी बीमारी से जितनी मृत्यु नहीं हुई है अपने देश में आज़ादी के बाद, उतनी सड़क दुर्घटना से हुई है, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया। और ये केवल प्रशासन का काम नहीं है, एक आम नागरिक को भी ये परिकल्पना करनी चाहिए कि वो जिस समाज में जीता है वहाँ ये दुर्घटनाएं किन कारणों से होती है और क्या हम ऐसे जो नियम मौजूद हैं उन्हें क्रियान्वित करने के अंदर क्या कर सकते हैं। जैसे कि लाइसेंस हमारे यहाँ, ये पॉलिटिकली करेक्ट होगा या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हम खैरात में ही लाइसेंस बांटते हैं और फिर जब दुर्घटना होती है तो हम मसान वैराग्य वाली एटीट्यूड से कुछ देर के लिए जरूर गमगीन हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस वही बेतरतीब तरह से हम अपने वाहन भी चलाते हैं और दूसरा यदि गलत चला रहा है तो उसे टोकना हम उचित नहीं समझते। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हमें भी सुरक्षित तरह से गाड़ी चलानी है और सामने वाले को भी सुरक्षित तरह से चलानी आनी चाहिए। लेकिन ये जब तक इस चीज का प्रशिक्षण लाइसेंस प्राप्त होने के पूर्व में नहीं होगा, तब तक यह केवल ख्वाब ही रहेगा। तो इसलिए जमीनी धरातल के ऊपर यदि हमें सड़क सुरक्षा की अपेक्षा होगी तो हमें उसके ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन के लिए वाहन बेचने के पहले भी उसकी अपेक्षा होनी चाहिए या लाइसेंस इश्यू करने के पहले भी उस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे समाज के अंदर अक्सर पब्लिक पहले वहाँ
निवास कर लेती है और उसके बाद प्रशासन उसके अंदर सीवरेज लाइन से लेकर के फुटपाथ बाद में बनाता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए पहले हम हमारे शहरों का या गांवों का निर्माण करें और उसके बाद पब्लिक उसके अंदर रहने के लिए जाए। नियम तो हमारे देश के अंदर बहुत ही विकासशील और तरक्की वाले बनाए हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन शासकीय कर्मचारी से लेकर के नागरिक वर्ग भी यदि उसमें योगदान देगा तभी हम एक बेहतर समाज में जी पाएंगे और इस सड़क सुरक्षा से जो जीवन हानि हो रही है उस पर हम अंकुश कर पाएंगे। लापरवाही से दौड़ने वाले वाहनों के कारण शहर में सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओवरलोड होकर चलने वाले वाहनों की न तो रफ्तार पर पकड़ है और न ही यातायात पुलिस का कोई नियंत्रण। बुधवार सुबह दीनदयाल नगर में तेज गति से आ रहे 407 वाहन ने एक बाइक सवार को शिकार बना लिया। इस वाहन में लोहे के पाइप और पतरे भरे थे जो बाइक सवार के ऊपर आ गए। हादसे में अमित कुमावत और उसका साथी शानू खान घायल हुए। शानू को गंभीर चोटें लगी हैं। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले की जानकारी देते हुए घायल अमित ने बताया, गाड़ी धीरे चला के साइड में से जा ही रहे थे, इधर में 407 पे पतरे और पाइप बंधे हुए थे, तो उसने बांधे या नहीं बांधे हमें नहीं मालूम। उसने स्पीड में था, जैसे उसने ब्रेक मारा वो पतरे और पाइप सब ऊपर से सरकते हुए हमारे ऊपर आए। तो मेरे साथ में जो लड़का था सानू, उसका पैर पूरा फट गया है और वो ऑपरेशन थिएटर में है। मेरा एक हाथ पूरा फ्रैक्चर है। कहाँ रहते हो आप? मैं दीनदयाल नगर में ही रहता हूँ। दुनिया भर में जहां ओमिक्रॉन के फैलते संक्रमण को लेकर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, वहीं रतलाम में 45 दिन बाद कोरोना का पहला पॉजिटिव मामला सामने आते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर समारोह में रैंडम चेकिंग के दौरान लिए गए सैंपल में एक युवक के पॉजिटिव आने की खबर सामने आई। सार्वजनिक स्थानों और विवाह समारोह स्थल पर रैंडम सैंपल लेकर जांच की जा रही है। रविवार को डोसी गांव फंटे पर रैंडम चेकिंग के दौरान मांगलिक समारोह में आए ताल निवासी एक 22 वर्षीय युवक का सैंपल लिया गया। जांच के दौरान उक्त युवक सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक ताल से बस द्वारा विवाह समारोह स्थल तक पहुंचा था। जांच रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल कॉलेज की टीम ने युवक से संपर्क किया तो बस द्वारा पुनः ताल स्थित अपने निवास पर पहुंच चुका था। युवक लक्षण रहित है, उसे मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने बताया, तीसरी लहर की हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है। सभी पीएचसी और सीएचसी और सिविल हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड, कॉन्सेंट्रेटर और दवाइयों की व्यवस्था है। स्टाफ पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं 30 प्लांट्स वो हमने चालू कर लिए हैं और सभी प्रकार की तैयारियां हमने पूर्ण कर ली है। तो जैसे पहला ही कल तीसरी लहर के अंदर पहले ही पॉजिटिव एक व्यक्ति निकला है। नहीं, इसको तीसरी लहर कहा जाना जल्दबाजी होगी, है ना। अभी एक पॉजिटिव केस आया है और इसकी अब हम निगरानी करवा रहे हैं। इसके जो परिजन हैं करीब 17 परिजनों का हमने और इसके जो क्लोज कॉन्टेक्ट है उनका हमने सैंपलिंग करवा लिया है। पेशेंट को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर लिया है। अब इसके परिजनों और दोस्तों का जो सैंपल लिया है उनके रिजल्ट आना शेष है। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।